शायद रिया हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल पूछना है। रिया का सवाल सुनते हैं और उसके बाद इनकी प्लानिंग करेंगे। हेलो, मेरा नाम रिया है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि एनपीएस में इतने ज़्यादा पेंशन फंड्स हैं, तो उन्हें मैं सिलेक्ट कैसे करूँ? क्या पेंशन फंड्स मैनेजर की इक्विटी, डेब्ट और बाकी स्कीम्स का रिटर्न अलग होता है? चलिए रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, ये सवाल हमें भेजा। और सुमित, मैं आपके पास आऊँगी। पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कैसे करें और उसके साथ साथ रिटर्न की उम्मीद कितनी होनी चाहिए, एएमसी में इक्विटी, डेट और बाकी स्कीम्स पे कितना रिटर्न मिलेगा, बुनियादी सवाल है। और मैं यहाँ तारीफ भी करना चाहती हूँ रिया की, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से सवाल पूछा है। वरना आमतौर पर लोग निवेश कैसे करें पूछते हैं, लेकिन रिटर्न की उम्मीद कितनी करनी चाहिए, कितने सालों तक रहना चाहिए, ये बारीकियां मिस हो जाती है। तो कांग्रेचुलेशंस रिया। बताइए सुमित। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है रिया ने, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट अ फंड मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज देखिए, करीब 11 फंड मैनेजर अभी हैं एनपीएस सिस्टम में, और हर एक कोई का रिटर्न डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज सब एक स्कीम चलाते हैं। इक्विटी की स्कीम अलग है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की स्कीम अलग है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की स्कीम अलग, तीनों स्कीम अलग अलग हैं, एंड हर एक पेंशन फंड के पास तीनों स्कीम्स हैं। अब उसका चुनाव कैसे करें? तो सबसे अच्छा विकल्प है, आप पहले एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो यू विल गेट कंबाइंड एस्पेक्ट ऑफ ऑल द फंड्स टुगेदर। सो वहाँ पे आप सबकी रिटर्न एक साथ देख सकते हैं। आप एक साल, ये जो 11 पेंशन फंड्स हैं, इन्होंने कितने, मतलब एक साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना दिया है, पिछले 5 साल में कितना दिया है, और सिंस इंसेप्शन कितना दिया है। तो एक तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे किसी, जैसे मान लिया आप कोई एक पर्टिकुलर फंड चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा फंड मैनेजर चूज़ करना है। तो ये एक पहली चीज़ है। फिर उसके बाद फर्दर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, जितने पेंशन फंड्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, तो एक बार आपने चूज़ कर लिया कि ये फंड मैनेजर अच्छा है, तो उसके बाद फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि उनका एसेट एलोकेशन कहाँ पे, वो उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर वेबसाइट पे भी, उनकी अपनी वेबसाइट पे भी मिलता है। हर एक स्कीम का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है, तो दर्शक जाके और डिटेल में सर्च करना है तो वहाँ पे देख सकता है। तो ये तीनों स्कीम्स जो है ना, वो आपको पहले फंड मैनेजर चूज़ करने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। उसके बाद वंस यू सेलेक्ट पेंशन फंड मैनेजर, आप उसके बाद अपना एक एसेट मिक्स बनाते हैं कि मेरे को इक्विटी में कितना डालना है, मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना है। फिर एक एसेट मिक्स क्रिएट करके फिर आप एक पोर्टफोलियो चुनते हैं। जैसे पहले कोरल ने बताया कि दे आर इज गेटिंग ऑलमोस्ट 20% रिटर्न, विच इज़ फिनोमिनल आज के टाइम में। तो इसलिए मतलब जब आप एक एसेट मिक्स अच्छा अपना खुद चूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज और रिस्क प्रोफाइल, तो आप एक अच्छी, बेहतर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पंकज जी, इसी में ही अगर स्ट्रैटेजी रिया को देनी हो, क्योंकि शुरुआत ही कर रही हैं, तो टियर 1 में पहले अपना खाता खोलें, उसके बाद पेंशन फंड मैनेजर अपने लिए सिलेक्ट करें, और उसके बाद किस तरह से अपना एलोकेशन रखें, अगर आप वो डिवाइड करके बता सकें। बिल्कुल, देखिए टियर 1 अकाउंट ही है जो पेंशन अकाउंट है, टियर 2 तो बेसिकली एक सेविंग्स अकाउंट है। तो हम बात कर रहे हैं पेंशन की। एक तो जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, और जहाँ पे कंसिस्टेंसी हो वहाँ पर आप अपना पैसा रखें, एलोकेट करें। दूसरी बात यहाँ पर है कि मल्टीपल फंड मैनेजर्स की चॉइस है, अप टू 3 फंड मैनेजर्स आप चूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपको चॉइस मिलती है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर हमने देखा कि इक्विटी में 1 साल, 3 साल, 5 साल आप देखेंगे यूटीआई पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। तो मान लीजिए आपने ये चूज़ किया इस वक्त पर, और फ्यूचर में आपको लगा कि नहीं अभी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, तो जैसा मैंने कहा आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है एलोकेशन की, कि एलोकेशन कैसे करें। अगर या यंग हैं या ऐसे ही कोई भी सब्सक्राइबर हो जो यंग हैं और शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्टिव चॉइस रख सकते हैं, और एक्टिव चॉइस में 75% एलोकेशन मेरे हिसाब से आपको इक्विटी में रखना चाहिए। इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, हम जानते हैं, पर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो जहां पर आपके पास 25-30 साल का समय है, उतने लंबे समय में जो ये रिस्क होता है उतार चढ़ाव का, ये ऑलमोस्ट निल हो जाता है। तो शुरुआत में 75% कीजिए, और जब 50 ईयर्स की एज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपका जो एलोकेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसे निवेशक, ऐसे दर्शक जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके पास ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस में भी हालांकि आपके पास LC25, LC50, LC75, यानी कि आपको इक्विटी में 75% रखना है या 50% रखना है या 25%, ही चॉइस है। पर मैं तो कहूँगा कि अगर आप जल्दी शुरुआत कर रहे हैं 25-30 साल में, तो LC75 लीजिए।
35 साल की एज तक 75% एलोकेशन रहेगा और 36 साल की उम्र से ये एलोकेशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका रिस्क एपेटाइट हो, जितना आपके पास समय हो निवेश के लिए, उस हिसाब से, बट पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा रहेगी तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल।